बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, सच बोलना, आगाही बेदार करना एक जुर्म तस्वुर है। क़ल्म को क़ुव्वत से ज़ेर करने की जद्दोजहद जारी रहेगी। समी इब्राहिम के खिलाफ FIA का नोटिस वापस ना लिया गया। ये कार्रवाई ऐसे क़वानीन के तहत की गई है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। इंक्वायरी के खिलाफ समी इब्राहिम बोले, मेरी बात 22 करोड़ आवाम की बात है। उम्मीद है कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। FIA टीम का हिरासा करने के खिलाफ समी इब्राहिम की वालिदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और दूसरी जानिब मुल्क भर में समी इब्राहिम के हक़ में मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमें उनके शाना बशाना हैं। सोशल मीडिया पर भी समी साहब के हक़ में आवाज़ उठने लगी है। अभी की खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को समी इब्राहिम की गिरफ्तारी से रोक दिया है और हिरासा ना करने का भी हुक्म दिया है। ये सारी सूरत हाल है और ज़ाहिर सहाफ़ी इस तरह की खदगनें, इस तरह की पाबंदियाँ, आवाज़ दबाने की तमाम जो कोशिशें की जाती हैं वो पहले भी बर्दाश्त कर चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करें, उनको हम वेलकम कहेंगे। और सीनियर एंकर पर्सन एंड तजियाकार जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। लेकिन सबसे पहले शाइख उस्मानी साहब से बात करेंगे। शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, FIA जिस कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर रहा है उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। खुद ये हुकूमत, जो कि मौजूदा हुकूमत है, वो ये कह रही है कि ये कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर ये मुकदमा दर्ज कैसे किया जा सकता है? मुझे इसका डिटेल इल्म नहीं है। क्या, किस कानून के तहत किया? पीका कानून के तहत सर। जी, पीका कानून। अच्छा, पीका। हाँ, पीका कानून के तहत। और पीका कानून नहीं है तो फिर नेशनल तो नहीं कर सकते अरेस्ट नहीं कर सकते। और अगर किया तो वो और वैसे भी सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रोक दिया है गिरफ्तारी से FIA को। रोक दिया उसको, तो मामला खत्म हो गया। अच्छा सर, ये जो इस तरह के मामलात होते हैं कि मुकदमा दर्ज करके सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाता है, सर ये क्या मामलात किस तरह से सेटल हो सकते हैं? क्योंकि ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, ये पहले भी मामलात इस तरह के हमने देखा है होते ही रहे। देखिए, आप तो अभी की बात कर रही हैं ना, मैं तो इस मुल्क को 74 साल से देख रहा हूँ और ये काम तो शुरू से होता रहा है। जब सिर्फ जर्नलिस्ट सामने लेके आते हैं लोगों के, और अगर वो हमारी हुकूमतें जो हैं उनमें बर्दाश्त की ताकत तो है नहीं, क्रिटिसिज्म कोई बर्दाश्त करता नहीं है हमारे यहाँ पर, तो इस वजह से जरा सी भी क्रिटिसिज्म होती है तो लोग फिर वो जर्नलिस्ट को पकड़ लेते हैं, समझते हैं कि उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई जब आए थे, हालांकि वो डिक्टेटर थे, लेकिन उन्होंने पहली दफा कुछ आज़ादी दी थी जर्नलिज्म को, जर्नलिस्ट को। तो अब ये तो हमेशा हमारे मुल्क में करते रहते हैं। बात उसकी सिर्फ ये है कि हमारी कौम जो है वो उसने क़ुव्वत बर्दाश्त, क्रिटिसिज्म की क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं। सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मौजूद। जमील, ये जब सहाफ़ी सवाल करता है तो वो सवाल करता है जो आवाम का सवाल होता है, जो आवाम चाहती है कि सहाफ़ी, क्योंकि उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, वो उस पर सवाल करे, और सवाल करना सहाफ़ी का हक़ है और सच जानना आवाम का हक़ है। लेकिन हमने देखा है माजी में भी जब हक़ की बात की जाती है, सच की बात की जाती है, तो ज़ुबान बंदी की जाती है, मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, सज़ाएँ भुगती हैं सहाफ़ियों ने। ये कब तक होता रहेगा? देखें, जब कोई भी सियासी जमात अपोजिशन में होती है तो उनका मुद्दा यही होता है कि मीडिया उनकी आवाज़ बने, उनकी आवाज़ पहुंचाए और उनकी आवाज़ बनते हुए इतना प्रेशर डाले कि वो इक़्तिदार में आ जाएं। लेकिन जब ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, इनकी रौनक का अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये एकदम 180 डिग्री टर्न ले लेते हैं। उसको यू टर्न नहीं कह सकते आप, इसको अबाउट टर्न कह सकते हैं। तो इतना बड़ा टर्न होता है कि यही लोग होते हैं जो मीडिया की आवाज़ दबाते हैं, जो कल तक इनके हीरो बने हुए होते हैं, वो बाद में इनके सबसे बदतरीन मुखालिफ, नापसंदीदा तरीन शख्सियात बन जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम पेश करूंगा। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है वो ऑलरेडी ना होने के बराबर है, उसके ऊपर पहले फैसला आ चुका है। फिर उसके तहत अगर समी इब्राहिम साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो वो सबसे अफसोसनाक बात इसलिए थी क्योंकि समी इब्राहिम साहब जब गुज़िश्ता हुकूमत थी तो उस दौरान उनके भी फेवरेट नहीं थे। आपको अंदाजा होना चाहिए कि उन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज किया। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब जैसी शख्सियत जो है वो उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया था, हम सबको अच्छी तरह याद है। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि समी साहब डट जाते थे,
समी साहब को जब जरूरत, अब दूसरी जमातों को जरूरत पड़ी और वो मुश्किल में थी, उस वक्त उन्होंने उनके हक में आवाज बुलंद की है। और अभी इस वक्त जो समी साहब ने आवाज बुलंद की वो किसकी आवाज नहीं है, उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखिए, लॉजिक के साथ या दलील के साथ जब बात की जाती है तो आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें मालूम है कि कोई भी सहाफी जब बात करता है तो वो लॉ ऑफ द लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करता है, जो उसका राइट टू चूज है उसको एक्सरसाइज करता है। लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना है, जब आर्टिकल 19 आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का एक सुप्रीम आर्टिकल है, उसकी आप बात करते हैं, तो क्या फिर आप आर्टिकल 6 की बात नहीं कर सकते? ये दुनिया के कौन से कानून में लिखा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक आइन के शिक को तो आप इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरी को आप बिल्कुल भूल जाते हैं? और जो सवालात उठ रहे हैं वो सवाल कहां से उठ रहे हैं, मैं इसको आपको लॉजिकली डायसेक्ट करके देता हूं। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत का सबसे पॉपुलर और सबसे ब्लू आइड प्राइम मिनिस्टर रहा है इंस्टीट्यूशंस का, और वो जब आउस्ट होते हैं तो पब्लिक के अंदर सबसे पॉपुलर नैरेटिव के साथ मकबूल तरीन साबिक वजीर आजम है। और वो कोई आम बंदा नहीं है, वो कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है जो बात कर देगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। वो एक बात करते हैं, बड़ी जूमानी बात, कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अब मेरे लिए, सुमैया के लिए, समी इब्राहिम साहब के लिए या किसी भी ऐसे इम्पार्शियल जर्नलिस्ट के लिए ये क्वेश्चन है कि वो जानवर किसे कह रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं। फिर वो बात करते हैं कि बैरूनी साजिश की मदद से अंदरूनी फैसिलिटेटर्स ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाया। अब मुझे एक बात बताइए कि वो जब मीर जाफर और मीर सादिक की बात करते हैं, जुमानी बात करते हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, सिराजुद्दौला की मिसाल देते हैं, तो समी इब्राहिम साहब क्या करें? वो सवाल ना पूछें कि वो किसका नाम ले रहे हैं, वो नाम भी नहीं लेते और प्रेशर बिल्ड करते हैं। ये उनके लिए, उनके एंड पे तो बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन हम जैसे सहाफियों के लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पब्लिक हमसे पूछती है। और अगर समी साहब ने ये सवाल उठा दिया है तो सवाल क्यों नहीं उठा सकते? मुझे एक सवाल पूछना है, आप सबसे, पब्लिक बैठी हुई है, मुझे ये बताइए कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं और 3 पिलर्स तो हर वक्त जवाबदेह हैं, तो चौथा पिलर अगर कोई आपसे सवाल करता है बगैर किसी बदतहजीबी के, बगैर किसी इंतशार फैलाए, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, तो आप जवाब दे दें। जब आप जवाब देने के लिए 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जहां जवाब देते हुए क्यों शर्म आती है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि समी इब्राहिम साहब हैज वैलिड ग्राउंड्स एंड ही हैड ऑल द वैलिड ग्राउंड्स टू आस्क द क्वेश्चंस। जबरदस्त उन्होंने क्वेश्चन किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बड़ा जबरदस्त फैसला है। अब इस हुकूमत को, क्योंकि देखिए लूजिंग एंड के ऊपर गवर्नमेंट होती है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि पीका ऑर्डिनेंस की तरमीम इमरान खान की हुकूमत ने करके कदगन लगाई है, लेकिन यही वो लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि हम आजादी इजहार राय के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। और ये जो जुमला मोतरजा है ना, कानून अपना रास्ता लेगा, इसमें वो तमाम तर सियासी इंतकाम निपटा देते हैं, और यही कुछ हो रहा है। अब सिर्फ समी इब्राहिम साहब को नोटिस जारी नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि इनके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। उस लंबी लिस्ट में बहुत सारे जर्नलिस्ट के नाम है, हो सकता है मेरा नाम भी शामिल हो। तो हम ये जहन से ये लोग निकाल दें कि हम सवाल उठाना छोड़ देंगे, हम बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि ओपिनियटेड जर्नलिज्म में आपकी गुफ्तगू से एक को फायदा हो रहा होता है, दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। जिसको नुकसान हो रहा है उसके लिए तो मेरी कही हुई बात इंतशार है, समी इब्राहिम साहब की कही हुई बात इंतशार है, खलफिशार है, सरासीमगी की कैफियत फैलाने का मूजब है। तो आपको लगता होगा, आप अपने एंड पे इसको जिस तरह से देखते हैं देखते रहें, और वो हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना, खुद प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो नौमुंतखब है, वो किस किस तरह के सहाफियों को अपने इशाइयों में बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को यहां पर यह क्रेडिट जरूर दूंगा कि उनके दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने उन तमाम सहाफियों को भी इन्वाइट किया, अपने सामने बिठाया, फेस किया, जो उनके मुखालिफ तरीन सहाफी थे। मैं नाम ले देता हूं, मंसूर अली खान साहब, मालिक साहब, कामरान शाहिद साहब, कामरान खान साहब, इन सबको हमें बिठाया उन्होंने, हमने सख्त सवालात किए उनसे। तो शहबाज शरीफ साहब उस क्लैन के लोगों को क्यों मिल रहे हैं जो सिर्फ नून लीग के बैनर के नीचे काम करते हुए दिखाई देते हैं? तो यहाँ तो फेवरेटिज्म है ना, पर ये ना कहा जाए कि हम सब सहाफियों को एक जिस तरह से लेके चलते हैं, जो फेवरेट सहाफी हैं सिर्फ उन्हीं को बुलाया जा रहा है। जमील, एक और बात, कल कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो बैरूनी साजिश जिसकी बात बार बार की जा रही है, मुदाखलत हुई है। खुद उन्होंने कहा धमकी दी गई, खत में धमकियां दी गई। ये उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहे। यानी कि अब वो ये मान रहे हैं कि खत पर, तो ये मान ही नहीं रहते खत का वजूद है, वो कह रहे खत है, धमकी भी है, लेकिन साजिश नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब यही बात एक सहाफ़ी करता है, जब एक सहाफ़ी इस पर सवाल उठाता है तो उस पर तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है।
तो फिर सहाफ़ी कहाँ जाए? फिर आपके फेवरेट सहाफ़ी आपके फेवरेट सवाल पूछेंगे तो वो ठीक रहेगा। अगर एक सहाफ़ी जिसको बिल्कुल वो न्यूट्रल होकर सवाल पूछ रहा है तो उसमें मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। ये जो बात आपने धमकी वाली कही है ना, मेरे इशारों पर गौर कीजिएगा। दिस वॉज इन हिज हार्ट एंड दिस वॉज इन हिज माइंड। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने क्या इशारा किया। जी मैं देख रही हूँ। दिस वॉज इन हिज हार्ट एंड दिस वॉज इन हिज माइंड के थ्रेट तो आया है। हाँ जी। जब धमकी आई है तो उसके बाद फिर साजिश जैसे लफ्ज के ऊपर बात करने की जरूरत क्या रहती है? कोई मुल्क आपको धमका रहा है कि अगर आपने ये ना किया तो आपके साथ ये हो जाएगा, तो ये तो बाकायदा इंटरवेंशन है, ये तो एक्ट ऑफ वॉर की इनिशिएशन है। तो मजाक है ये चाहे अमेरिका कहे, इंडिया कहे, कोई भी कहे। तो इसके ऊपर अगर शहबाज शरीफ साहब मान रहे हैं कि धमकी आई है तो इसके मतलब है शहबाज शरीफ साहब जो है उसको एडमिट कर रहे हैं, और फिर ये लोग बाद में मुकर भी जाते होते हैं। जहां तक बात है इनके अपने मनपसंद सहाफियों की, देखें हर दौर में हर हुकूमत के कुछ फेवरेट्स होते हैं, ब्लू आइड लोग होते हैं, और ये हर तरह की डेमोक्रेसीज के अंदर होता है। इसमें उनका राइट है, वो चाहें तो एक्सरसाइज करें इसको, लेकिन आपको एंटी नैरेटिव को भी जवाब देना होता है। इमरान खान साहब ने उस वक्त के सबसे मुखालिफ तरीन एंकर मंसूर अली खान को बुलाकर इंटरव्यू दिया था, आपको और हमें अच्छी तरह याद है। 1 घंटे का नहीं 90 मिनट के लिए फेस किया था। हम गए उनके पास, मैं और समी इब्राहिम साहब ने वो सवालात किए जो आज तक हेडलाइंस हैं, और उस इंटरव्यू में से बहुत कुछ निकला था। कामरान शाहिद साहब, उन्होंने टफ टाइम दिया इमरान खान साहब को। तो अब शहबाज शरीफ साहब उन लोगों को मिल रहे हैं जिनका जर्नलिज्म में कोई लेना देना ही नहीं है, मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, क्योंकि उनको जो मरियम औरंगजेब बोल रही हैं वो उसी तरह से उनसे मिल रहे हैं। आप फेस करें, आप हमारे सवालात का जवाब दें बड़े ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, आपके ऑफिस का डेकोरम मद्देनजर रखते हुए। सवाल तो हम करेंगे, जवाब आप दें, लेकिन हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना समी इब्राहिम साहब के केस में बर्दाश्त की जाएगी, ना किसी और सहाफी के केस में। अरशद शरीफ साहब को थ्रेट्स गए हैं, हमें थ्रेट्स आए हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, समी साहब को आए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। तो ये खामोशी बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप समझ रहे हैं कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं था तो इसको क्लैरिफाई कीजिए। और अगर वो तमाम मुक्तदर हल्के जो समझते हैं कि हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो आप सबसे पहले मुल्क की पॉपुलर तरीन शख्सियत और उस वक्त के सबसे पावरफुल तरीन वजीर आजम इमरान खान साहब को चुप करा दें कि वो डिबेट स्टार्ट ना करें। जमील, ये बात तो छोड़ ही देना, आप आवाम को चुप करा सकते हैं, आवाम को चुप करा देना, ये तो पूरी कौम का सवाल है ना, ये तो पूरी कौम सवाल कर रही है, किस किस को चुप कराया जाएगा? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, वो हमें नहीं कह सकते कि जमील फारूकी तुम सवाल ना करो, वो समी भाई को नहीं कह सकते कि आप सवाल ना करें। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस बंदे के पास एक ऑफिस था और वो अब आपके साथ बात करने को तैयार नहीं, या आप उनसे बात करने को तैयार नहीं, तो आप उनसे कहें कि भाई आप ये ऑफिस रखे हुए थे, आप ये वाली बात ना करें क्योंकि हमें डेंट लग रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप मीडिया को नहीं रोक सकते, आप उनको रोके ना जाके, पब्लिक को नहीं रोक सकते। और पब्लिक ये 1990s की पब्लिक थोड़ी है, ये 1980s की पब्लिक थोड़ी है। और मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान ने यह बोल दिया ना कि हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे लेकिन डिक्टेशन नहीं लेंगे, ठीक है, ये बोला है ना, और यही उनका कसूर बना है जिसकी वजह से रात के 12 बजे दरवाजे खुल गए बहुत सारे हमारे इदारों के, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट आउस्ट हुई है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एंड इट्स द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। आप एक किताब पढ़िए फील्ड मार्शल अयूब खान की, उस किताब का नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्राफ ये था। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के अंदर सनत, तिजारत और इंटरनेशनल रिलेशंस, यूके की जो क्वीन थी वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे आती थी जैसे ये पाकिस्तान उसका सेकंड होम हो। तो उनका एक बड़ा जबरदस्त नैरेटिव था। उन्होंने जाते हुए एक किताब लिखी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, यानी हम दोस्ती चाहते हैं, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। एंड दिस वाज अ डायरेक्ट मैसेज टू अमेरिका जब हम यूके के साथ ऑन बोर्ड थे गुफ्तगू के लिए। तो जब फील्ड मार्शल अयूब खान कह रहा था वो ठीक था, वो एक्सेप्टेबल था हमारे तमाम इदारों को भी, स्टेक होल्डर्स को भी, हमारी आवाम को भी, पब्लिक को भी, और उसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। और अगर इमरान खान ने कह दिया है तो वो आउस्ट हो जाते हैं। ये तो बड़ी ज्यादती है, नाइंसाफी है। और ना सिर्फ ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने कही थी, तो उनका जो उनके दौर का मुश्किल तरीन फैसला जिसको आज तक हम क्रिटिसाइज करते हैं कि दैट वाज ए जुडिशियल मर्डर, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कही तो उनको भुगतना पड़ा। इमरान खान ने कही है तो उनकी हुकूमत चली गई है। तो ये तो नाइंसाफी है, ये तो जुल्म है।
और ना सिर्फ ये नाइंसाफ़ी है बल्कि नाइंसाफ़ी तो होती चली जा रही है। अब मुनर्रिफ अरकान का मामला देख लें आप जमील, इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम फौरी मुअत्तल नहीं करेंगे मुनर्रिफ अरकान को, यानी कि जिन्होंने जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा वो उसके खिलाफ गए, उन्होंने ज़ाहिर एक कानून तोड़ा लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम फौरी मुअत्तल नहीं करेंगे। कौन पूछेगा इलेक्शन कमीशन को, कौन सवाल करेगा उनसे? देखें, मैं एक ना तो कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हूं, ना ही मेरी कोई सियासी जमात है कि मुझे इलेक्शन कमिश्नर से कोई डर हो या इलेक्शन कमीशन से कोई डर हो। वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा एक भोंपू की तरह इस तरह बात करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कहे कि अगर आप मेरे आगे आवाज बुलंद करेंगे तो मैं कैसे दरख्वास्तें सुनूंगा। ये इंतहाई नाइंसाफी की बात है। इट शुड नॉट लाइक ए चैटर बॉक्स कि आप जो है अगर खान साहब ने आवाज बुलंद की है या उनके वकील ने आवाज बुलंद की है तो आप एक इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आपकी जो पोस्ट है या टेन्योर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, आप उसको फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि मुनर्रिफ अरकान बिके थे या उनकी जो वफादारियां तब्दील करने का मामला है वो वाकई सेंसिटिव है तो आप उनको नाअहल करार दे दें। अगर नहीं कर सकते तो फाइन करें, फाइन भी नहीं कर सकते तो कम से कम वार्न करें, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अखलाकी तौर पर एडमिट करें। आप तो सीधा सीधा दरखास्त को उड़ा देते हैं, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? आपको पता है कि पार्लियामेंट इतना सुप्रीम है कि उसका डिसीजन किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी जो स्टैंडिंग है वो ये है कि उसका दर्जा समझिए कि हमारी किसी अदालत से कम नहीं है और हमारी सुप्रीम कोर्ट मोअज़्ज़ज़ अदलिया उतना ही दर्जा रखती है। और जो प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता देता हूं, जो प्रोटोकॉल प्रेसिडेंट का होता है, जो प्राइम मिनिस्टर का होता है, जो चेयरमैन सेनेट का होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को ने उनको पूरा राइट दिया है। ये विफाक की अलामत होता है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक पार्टी का हिस्सा बन जाए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर दरख्वास्त को निपटाना ही चाहते हैं तो अखलाकी तौर पर इसको गलत तो कहें, कम से कम ये तो कहें कि जो लोग एंड टाइम पे वफादारियां बदलते हैं, वोट किसी और का लिया हुआ है, पैसा लेके या ना लेके, ये तो साबित बाद में होगा। कम से कम आप उनके इस एक्ट को कंडेम तो करें। ये बड़ा अफसोसनाक है। और ये कहा जाए कि अगर आप आवाज बुलंद करके हमसे सवाल करेंगे तो हमसे क्या तवक्को रखते हैं, ये जुमले हैं कोट एंड कोट जो मुझ तक पहुंचे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये वाले जुमले ये कितने अफसोसनाक हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आने वाले चंद दिन के अंदर कोई डेवलपमेंट होती है जो कि ऑन कार्ड्स है 20 मई तक, अगर ये ऑन कार्ड जो डेवलपमेंट होती है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पड़ जाता है, मेरी इस बात के अंदर आपको एक खबर भी नजर आ रही होगी कि हो सकता है कि वो परिंदे जो फुर करके उड़ गए थे वो वहां से भी उड़ जाएं क्योंकि उनको अपने मसाइल नजर आना शुरू हो जाएं। तो उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ सकता है और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं उनको मिलता तो अदम एतमाद की सूरत में आउस्ट होते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होगा कि वो असेंबलियां तहलील कर दें और फिर इंटरम सेटअप की सूरत में नए इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन वही है कि किस इलेक्शन कमीशन के अंडर, जिसके ऊपर ना तो खान साहब को एतमाद है ना बहुत सारी जमातों औरों को एतमाद है, और फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो किसी भी पार्टी की इस्तदाइया दरख्वास्त के ऊपर ये कमेंट करते हैं कि अगर तुम लोग आवाज ऊंची करोगे तो मैं दरख्वास्त क्यों सुनूंगा। ये बड़ा अफसोसनाक है। दिस इज समथिंग अनोइंग एंड रिडिकुलस फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ये समझना होगा ना कि इदारों को अपना काम करना चाहिए, गलत काम हो रहा है तो उस पर फैसला दें, क्यों डिले किया जा रहा है। ज़ाहिर प्रिकॉशन उठेगा, आवाम उठाएगी, फिर वो साफ जो उठाएंगे तो उस पर ये होगा कि जी आप नहीं उठा सकते। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि ये कहा गया इमरान खान को कि जी उन्होंने गैर आईनी काम किया, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। आज जो गवर्नर पंजाब को हटाने का काम किया गया, क्या वो गैर आईनी नहीं है जमील? क्या वो गैर कानूनी नहीं है? क्योंकि सदर का इख्तियार है, सदर हटा सकते हैं। एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ये कैबिनेट डिवीजन के पास बिल्कुल इख्तियार एक हद तक होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर की समरी के ऊपर नोटिस लेते हुए एक सूबे के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और वफाक की इकाई, वफाक की इलामत गवर्नर को आउस्ट कर दें और फिर वहाँ का वज़ीर आला उनकी सिक्योरिटी को वापस ले ले और पुलिस तक ये कह दे कि अगर गवर्नर साहब, जो कि अब गवर्नर नहीं रहे, वो अगर आते तो हम उनको गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने देते। तो इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्या होगा और क्या नहीं होगा। प्रेसिडेंट भी उस सूरत में गवर्नर को हटा सकते हैं अगर इनके ऊपर कोई इल्जामात हो
इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई चार्जेस हो या इन्होंने कोई जेल काटी हो या सजा काटी हो। जब ये ऐसा ही है और यही बात हम जरा फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। जरा हम अभी फिलहाल इस पर ही बात कर रहे हैं कि जी गवर्नर पंजाब को जिस तरह हटाया गया, ये कहा गया जी इमरान खान साहब ने किया है गैर आईनी काम, तो ये गैर आईनी काम नहीं है? ये तो सरीहन आर्टिकल 103 की खिलाफ वर्जी है और सदर ममलिकत का जो हुक्म है उसको एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रद्द कर रहा है। ये मुल्क में इस वक्त एक आईनी बहरान जो है वो जारी है, खसूसन पंजाब में, जहाँ पे ना तो वज़ीर आला इस वक्त जो है वो इलेक्टेड हैं, 2 वज़ीर आला यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। गवर्नर उसको नहीं मान रहा, चीफ मिनिस्टर को, तो स्पीकर असेंबली उसको नहीं मान रहा। सूबे में इस वक्त गवर्नेंस का एक बहरान है, काबीना है नहीं। ये आप देखिए कि ये जो आटे की कीमत में आपको इजाफा नजर आ रहा है, ये तो भी कीमत में इजाफा है। जिस तरीके से यहाँ पे जो आटे की प्रोक्योरमेंट इफेक्ट हुई है, दिसंबर में यहाँ पे शॉर्टेज आ जाएगी। अच्छा। और एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो दिसंबर के लिए तैयार हो गया है। अब इसके साथ साथ जो पंजाब पाकिस्तान का ज़ाहिर है 60% से भी ज्यादा है। यहाँ की गवर्नेंस जो है यहाँ पे ना इस वक्त कोई हुकूमत है, ना यहाँ पे किसी का कोई पता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने तौर पे डे टू डे मामला चलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पहले सियासी बहरान था, अब एक बहुत बड़ा इंतजामी बहरान भी पैदा हो गया है। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये सारे खुसूसन अदालतें जो हैं, जो फुल बेंच बैठा है इस पे, मैं तो कहता हूँ अब ये वो मुकदमात हैं जिन पर उनको 24 घंटे बैठ के फैसले करते। बिल्कुल सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, सुमैया आपकी इजाज़त से मैं चौधरी साहब से सवाल करना चाहूँगा। फवाद साहब, जमील फारूकी दिस साइड सर, मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल करना है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही 5-6 दिन पहले, एंड आई एम फॉलोइंग यू सर। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 20 मई तक ये हुकूमत है, इसके बाद ये हुकूमत नहीं है। सबसे पहले तो ये यकीन दहानी है, कहीं से आई है, आपका तज्जिया है, आपकी खबर है, या फिर वाकईतन ऐसा कुछ होने जा रही है कि ये शहबाज शरीफ साहब ये गवर्नमेंट जाने लगी है? नहीं, देखें बात यह है कि ये हुकूमत अगर रहेगी तो फिर तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। मुल्क जो है वो एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है और उससे बचने का वाहिद तरीका यही है कि हम जो इस वक्त है वो नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। और जब ये और उससे बचने का तरीका यही है कि आप जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करें। आप देखते हैं कि ये बेटर सेंस प्रिवेल करती है और हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जो हालात हैं वो बड़े पेचीदा भी हैं और वो मुल्क का उसमें बहुत नुकसान है। फवाद चौधरी साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि मुनारिफ अरकान को कैसे आप इलेक्शन की तरफ फौरी मुअत्तल नहीं किया जाए। कैसे आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपकी एक इस्तदा, हाँ जी, वो वही सवाल मैं कर रही हूँ, रिफ्यूज कर देते हैं? बिल्कुल, वो कह रहे हैं हम फौरी मुअत्तल नहीं करेंगे अरकान को। जी समय वो भी एक बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त तरफ आपने इशारा किया है। जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि अदालतें 24 घंटे खुली हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है उसको इतना बेपरवाह है कि वो एमपीएस के केसेस को जुमे 3-3 दिन 4-4 दिन की जजमेंट कर रहा जी। और उससे जो उनका एक एटीट्यूड है उसका पता चलता है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर वो ये नोटों के केसेस का फैसला पहले कर देते तो ये बहरान ही खड़ा ना होता। अब इन्होंने इतना बड़ा एक इंतजामी बहरान खड़ा कर दिया है, जिसके लिए जैसा मैंने पहले अर्ज की कि बहुत ज़रूरत है कि अदालतें 24 घंटे बैठे और इस बहरान का कोई हतमी फैसला करें। और फवाद साहब, 20 मई को जो फैसला आएगा उसके बाद ही आप लोग फैसला करेंगे कि आगे का क्या लाएअमल है आप लोगों का? नहीं, हमारा फैसला तो हो चुका है। हम तो लॉन्ग मार्च जो है वो इंशाल्लाह 20 और 29 के दरमियान जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख है, वो उन्होंने पीएम साहब ने अनाउंस करनी है। वो खान साहब जो ही अनाउंस करेंगे चेयरमैन। हमारी पार्टी इस वक्त पूरी तैयार है, पूरी मोबिलाइज है। जो ही वो ऐलान करेंगे पूरे पाकिस्तान से लाखों लोगों के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। फवाद साहब, अभी सहाफ़ियों को बड़ा हिरासा किया जा रहा है सर, सहाफ़ी सवाल उठा रहे हैं तो एफआईए मुकदमे दर्ज कर रही है, ऐसे कानून के तहत कर रही है जिसका कोई वजूद नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखें, ये एक तो इस वक्त ना सिर्फ सहाफ़ियों को बल्कि मालिकान को जिस तरह से किया जा रहा है, मैं यहाँ पे बोल की इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, थैंक यू, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे मुकाबला किया है, आसान नहीं था लेकिन उन्होंने बड़े दिलेरी से खड़ा किया। और इसमें बदकिस्मती ये है कि 1-2 मीडिया ग्रुप्स और उनके 4-5-6
जो सहाफ़ी इन्होंने कंसल्टेंट अपने रखे हैं, जिनमें कुछ नाम जो हैं वो आपको मालूम ही है और ये आप लोग उनको एक्सपोज भी करते रहते हैं। ये उस ग्रुप के कुछ सहाफ़ी हैं और कुछ दूसरे सहाफ़ी हैं, वो इस वक्त बाकायदा एजेंटी का रोल कर रहे हैं। जिस तरह से पुराने ज़माने में, गोरों के ज़माने में जब ये हुआ ये था कि उन्होंने जो स्पेशल पुलिस बनाई थी, जिसको स्पेशल ब्रांच अब हम कहते हैं, स्पेशल ब्रांच के टाउट हुआ करते थे। वो टाउट जो है वो लोगों की निशानदेही करते थे कि ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस वक्त 7 सहाफ़ी हैं जो इस वक्त टाउटी का रोल अदा कर रहे हैं इस हुकूमत के लिए और FIA के लिए, और वो लोगों को अखबार के अपने कुलीग्स के बारे में, अपने लोगों के बारे में, इवन सोशल मीडिया के बच्चों के बारे में जो है वो टाउटी का रोल अदा करते हैं और फिर उनके खिलाफ FIA का एक्शन होता है। ये सारे हमारी लिस्ट के ऊपर है। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मौका है आने वाला है, इसको हम इंशाअल्लाह पूरा ठीक करेंगे। सर, ये मौका कैसे लाएंगे आप लोग, जरा बता सकते हैं? हमने नहीं लाना, ये तो लोगों ने लाना है। हाँ। देखिए, पूरा पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है और अगर आप देख रहे हैं, अगर मुल्क ऐसे, अगर ये मुल्क चला सकते हैं तो फिर चला ले, तो इशू ही नहीं है। देखो ना, अब तीसरा दिन है, स्टॉक मार्केट जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल। डॉलर जो है वो रुक नहीं रहा। पाकिस्तानियों ने जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान है उससे पेमेंट पैसे बाहर निकलवाने शुरू कर दिए हैं। सरमायाकार यहाँ आने को तैयार नहीं है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम इलेक्शन करवा लें या हम श्रीलंका के मॉडल के ऊपर चलें। तो अब ये बाकी काम सोचने का है, 1-2 लोगों का, वो सोच लें और अब फैसला कर लें। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब। बात कर रहे हैं सहाफत पर हमला, जुबानबंदी सहाफ़ियों की सवाल उठाने पर, और ये माजी में बहुत दफ़ा किया जा चुका है, ख़ासतौर बोल के साथ तो ये कई दफ़ा हो चुका है कि बोल पे कतगनी लगाई गई, बोल की नशरियात को बंद किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर कि हम हमेशा बात करते हैं हक़ और सच की, हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हम सवाल उठाते हैं और ये हमारा हक़ है और ये हम हमेशा उठाते रहेंगे। ये वो सवालात हैं नाज़रीन जो आप करते हैं, ये वो सवालात हैं जो आपके जहनों में हैं, जो आपकी ज़ुबान पर हैं, और वही सवाल पर हम आपकी ज़ुबान बनते हैं और हम वो सवाल उठाते हैं। और यही काम किया समी इब्राहिम साहब ने, और जिन पर ये इस तरीके से FIA ने मुकदमा दर्ज किया। और अब फ़िलहाल अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को गिरफ्तारी से भी रोका है और हिरासत करने से भी रोका है। इसी पर हम बात कर रहे हैं और जो सूरत हाल आगे बन रही है, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, उस पर हम जमील फारूकी से बात कर रहे हैं। जमील, अब ज़ाहिर है जिस तरीके से अभी फवाद चौधरी साहब बोल के गए कि इलेक्शन ही इस मसाइल का हल है, जिस तरीके से मौशी सूरत हाल है, जिस तरह स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, जिससे अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। पहले तो ये कहा जाता था ना कि इमरान खान जो है वो इनकम्पिटेंट हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। आज कौन इनकम्पिटेंट है? आज कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? और अगर इलेक्शन की तरफ मामला नहीं जाएगा तो खुदा ना खास्ता, जिस तरह फवाद साहब ने कहा, उस तरफ जाएगा। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है, इंसाफ के रहनुमा, पहले हम उनसे बात करते हैं। शहबाज गिल साहब, सबसे पहले खबर तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तदाई मुस्तरद कर दी है कि जो मुनारिफ अरकान थे पंजाब के, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी अभी। इस खबर को तो अभी देखते हैं। उससे बड़ी खबर ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड मिनिस्टर लगाने की अप्रूवल दे दी है। अच्छा। और आपको पता है कि हमने हिंदुस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात थे वो इमरान खान ने इसलिए उस वक्त ऐलान किया था कि हम किसी किस्म के ताल्लुकात ट्रेड से रिलेटेड नहीं रखेंगे जब तक जो कश्मीर को उन्होंने जेल बनाया है, वहां पर औरतों की इस्मतदरी की है, पूरे कश्मीर को इस समय जेल बना के कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है, उनकी जो इंडिपेंडेंट सिचुएशन थी उसको खत्म कर दिया। जब तक इसको वापस नहीं लेता हिंदुस्तान तो पाकिस्तान उनके साथ एंगेज नहीं करेगा। ये क्यों किया था इमरान खान ने? क्योंकि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज है। वो एक गैरत की आवाज है, वो एक खुददारी की आवाज है, वो एक आज़ादी की आवाज है। लेकिन अब क्योंकि आपने एक अमेरिकी साजिश के नतीजे में एक, और आपको पता है कि हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है, तो दूसरे लफ्जों में हिंदुस्तानी साजिश के नतीजे में ये हुकूमत जो है वो यहाँ पर मसलत कर दी, तो फैसले तो वो करेगी ना जो हिंदुस्तान चाहेगा। तो आज की कौम को ये पता हो कि ये जो गुलामी का इन्होंने सौदा किया है, हमारी आज़ादी का सौदा करके गुलामी खरीदी है, उसमें आज हिंदुस्तान ने भी अपना लोहा यहाँ बनवा लिया है और अब हम उनके साथ उसी तनख्वाह पर काम करेंगे। मीन कश्मीर आज भी जेल है, कश्मीर में आज भी कर्फ्यू लगा है और जो मर्द मुजाहिद था वो अब वजीर आजम नहीं है,
कि अब एक ऐसा मकसूद चपरासी वजीर आजम है जो 16 अरब की करप्शन करके बैठा और उसकी सारी करप्शन का पैसा उन मुल्कों के पास है जिन्होंने उसे मुसल्लत किया है। तो उनके कहने पे अब इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड भी खोला जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुददारी के लिए, पाकिस्तान की गैरत के लिए। इसके ऊपर जितनी मजम्मत की जा सके कम है। इलेक्शन कमीशन के फैसले भी बात करेंगे तो उन्हें कानून और आइन के साथ फैसले करने चाहिए। ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिनसे शायबा आए कि शायद किसी एक पार्टी को सपोर्ट हो रही है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात भी बहुत अहम है और सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से मेंबरान की खरीदो फरोख्त हुई और उसके बावजूद किसी ने एक्शन नहीं किया। बाजार लगा, बाजार गर्म हुआ, खरीदो फरोख्त हुई। अब कुछ कहते हैं हम बिक गए थे, कुछ लोग कहते हैं हमने सौदा कर लिया, हम बिक गए थे, हम धंधे की जगह पर भी चले गए थे लेकिन हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो भाई आपका इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन आप इस्तेमाल होने के लिए जाके धंधे की जगह पर बैठ तो गए थे ना। तो इसलिए बात यह है कि अब हमें पूरी कौम को देखना है कि अब हमने इन टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना है या इस तरह के लोटों और बेशर्मों को बाहर निकालकर इन्हें सजा देनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी आपको मैंने दोबारा कहा जो खबर है वो ये है कि आज हिंदुस्तान की गुलामी की तरफ हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक खबर है। अच्छा, जमील फारूकी सवाल करना चाह रहे थे। शहबाज गिल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई लेकिन ज़ाहिर जो बात मुझे करनी थी, जिनकी लाइन ड्रॉप हो गई है जमील, क्योंकि ज़ाहिर जो बात करनी थी वो समी साहब के हवाले से करनी थी। ये सारा मामला भी चल रहा है, टाइम बहुत शॉर्ट है जी जमील। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन की तरफ जाने की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दो बड़ी जगहों के ऊपर उनके खिलाफ चीज़ें जा रही हैं। सबसे पहली तो इलेक्शन कमीशन और जिनके ऊपर एतराज़ भी है खुद इमरान खान साहब को, और दूसरी हमारे जिन मुख्तदर हलकों के बारे में एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और मॉन्स्टर खड़ा किया। अब खान साहब इस सारी सूरत हाल के अंदर किस तरह मामलात को सेटल करते हैं, कहां पर किस किस अंदाज से कैसे कैसे चीजों को संभालते हैं, क्योंकि डैमेज तो बहुत बड़ा हुआ है। उस डैमेज को कंट्रोल भी उन्हीं को करना है आने वाले दिनों के अंदर, आया प्रेशर के जरिए या फिर सेटलमेंट के जरिए। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, ये जो 11 जमाती इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत में बैठा है ना जी, इन्होंने जो नैरेटिव अपनाया था हुकूमत में आने के लिए वो था महंगाई मुकाओ मार, ठीक है, और आते ही इन्होंने चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, कीमतें बढ़ा दी हैं, हर चीज नायाब हो गई है। जवाब देगा जमील फारूकी, बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का नाज़रीन वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।